बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। मुझे याद है सब लोग चिंतित थे कि अब क्या होगा, कहीं 62 जैसा तो नहीं हो जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि जनरल साहब क्या होगा। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि वो बाहें लपेटे हुए थे, फोल्ड किए हुए थे, और उन्हें हाथ ऐसे करके बोला था कि ठोकेंगे। जब कल दोपहर लगभग 1:30 बजे के करीब इस दुर्घटना की खबर मिली, मन बहुत व्याकुल हुआ। तमाम जगह से लोग उनकी कुशलता के लिए और कुशलता जानने के लिए फोन कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जिस तरह से बहुत ही संयम के साथ खबरें प्रसारित की और ये बताया गया कि जनरल रावत घायल अवस्था में हैं, ऐसा लग रहा था कि 2015 में जब नॉर्थ ईस्ट में एक बार वो पहले भी एक हवाई दुर्घटना के शिकार हुए थे, हवाई दुर्घटना हुई थी, लेकिन वो वहां से मौत से विजयी होकर लौटे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद अब भी ऐसा ही होगा। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, धड़कनें बढ़ रही थी और अपने अपने सोर्सेस से, सूत्रों से उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। जनरल रावत जहां एक असाधारण सैनिक थे, वो एक व्यक्ति के रूप में और उनका व्यक्तित्व ये मुझे निकट से देखने का मौका मिला। मैं समझता हूं कि लगभग 1.5 दर्जन से अधिक बार उनकी हमारी मुलाकात हुई। कभी वो हमारे पास आए, कभी हम उनके पास गए और तमाम तरह की रक्षा संबंधी बातचीत उनसे हुई। मैं व्यक्ति के रूप में इसलिए कह रहा हूं कि जब वो जनरल बने और जिस स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई देहरादून में, कैम्ब्रिन हॉल में, वो वहां पर अपनी स्कूल की ड्रेस में आए, जो ड्रेस वो पहनते थे, और उनके एक सेवानिवृत्त शिक्षक के पास वो गए और उनके चरण स्पर्श करके उन्होंने उनको प्रणाम किया था। बहुत सरल व्यक्तित्व, बातचीत में बहुत सरल, लेकिन जब कभी निर्णय की बात आई तो बड़ी दृढ़ता से और निडरता से उन्होंने निर्णय लिया। मुझे याद है जब डोकलाम में चीन की घुसपैठ हुई, दिल्ली में एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई, उसमें मुझे भी जाने का मौका मिला था। सब लोग चिंतित थे कि अब क्या होगा, कहीं 62 जैसा तो नहीं हो जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा, कान पर मैंने उनके कहा कि जनरल साहब क्या होगा। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि वो बाहें लपेटे हुए थे, फोल्ड किए हुए थे, और उन्हें हाथ ऐसे करके बोला था कि ठोकेंगे। तो मेरे अगल बगल में जो और केंद्रीय मंत्रीगण थे, उन्होंने क्या कहा इन्होंने। मैंने कहा जो उन्होंने कहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि 1962 अब नहीं दोहराया जाएगा। उसके बाद उनसे कई बार मिलना हुआ,
रविवार कार्यक्रम एक देहरादून में किया था और अपनी जन्मभूमि से उनका कितना लगाव था कि सवेरे 9 बजे से और रात के 10 बजे तक पूरे समय उस कार्यक्रम में वो रहे और उन्होंने राज्य में बढ़ते पलायन पर, वहां पर किस तरह के रोजगार दिए जा सकते हैं, न केवल सुझाव दिए बल्कि मलारी और पिथौरागढ़, चमोली जनपद और पिथौरागढ़ में सीमांत क्षेत्र में उन्होंने कहा अगर अखरोट की खेती यहां पर हम करते हैं तो लोगों को अच्छा रोजगार मिल सकता है। और उन्होंने 2 नर्सरी डेवलप की अखरोट की, बहुत ही बेहतरीन इको टास्क फोर्स के माध्यम से, और उसका जो जर्मिनेशन था बहुत अच्छा था। वो पौधे उन्होंने निःशुल्क उन गांवों में वितरण की व्यवस्था करी और उसी से प्रेरित होकर के जो हमने राज्य में सीमांत क्षेत्र विकास निधि की शुरुआत करी कि हमको सेना के साथ मिलकर के कैसे काम करना चाहिए और सेना में और सिविलियंस में किस तरह का बेहतर तालमेल हो सकता है, इस बात के पक्षधर थे, बेहतर तालमेल के पक्षधर थे। कई मीटिंगें हमारी हुई, मैं देख रहा था कि 10 साल से वो मीटिंगें नहीं हुई थी और हमने 3-4 साल में 2 बार वो मीटिंगें की हैं। सेना और सिविलियंस का तालमेल, बेहतर तालमेल, वो इसके लिए बहुत उत्सुक रहते थे और उन्होंने किया। डोकलाम हुआ हो, चाहे गलवान घाटी का विषय रहा होगा, तब वो सीडीएस थे, जनरल पद से सेवानिवृत्त हो गए थे। उस समय उनकी बड़ी याद आई, बहुत याद आई कि जनरल रावत के हाथ में इस समय सीधे अगर कमान होती, इस तरह के कई तरह के विचार ये मन में आए। उनका छोटा सा गांव, आज उनके चचा गांव में रहते हैं, अकेले ही रहते हैं, और रविवार कार्यक्रम में उन्होंने इच्छा जताई थी कि मैं गांव में बसना चाहता हूं। अभी लगभग 6 महीना पहले उन्होंने पौधा गांव में भी भूमि पूजन किया और उन्होंने कहा गांव में मैं अपना एक घर बनाऊंगा, थोड़ा सड़क बन जाए। तो मैंने वहां की सड़क की घोषणा की थी, तो कानूनी कारणों से, कुछ लोगों के कारण से अभी वो बन नहीं पाई है, लेकिन बन जाएगी। लेकिन अपने गांव के प्रति, जब वो यहाँ पर जनरल बनने के बाद अपने ननिहाल गए थे, थाती गांव में वो गए थे और वहां पर तमाम लोगों को, बुजुर्गों को, जैसे हमारे रिश्ते नाते उस हिसाब से मिलकर वो आए थे। तो उनका एक बहुत लगाव अपनी जन्मभूमि के प्रति था। आज जब वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी हमेशा याद आती रहेगी। जिस तरह से वो कमांड थिएटर बनाने की तैयारी कर रहे थे, अमेरिका को 8 साल लगा था कमांड थिएटर को बनाने में, 8 साल। और उनकी तैयारी थी कि 15 अगस्त तक मैं कमांड थिएटर बना करके अपना काम पूरा कर लूं। लेकिन हम ये आशा करते हैं, क्योंकि वो तो नहीं रहे, लेकिन अपने देश में तमाम ऐसे जाबाज हमारे अधिकारी हैं, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत जी, जो मध्य प्रदेश से थी, और 11 अन्य, एक ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी, एक कर्नल रैंक के अधिकारी और अन्य हमारे अधिकारी और सैनिक इंजीनियर इस दुर्घटना के कारण काल कलवित हुए हैं। उन सबके प्रति मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और 2 पंक्ति कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए
दास्तां कहते कहते। धन्यवाद। भानेकरण